हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों ही इसमें अवेलेबल हैं। और मैं आपको स्टार्टिंग से ही करा रही हूँ। ये तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे और मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगी जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या जिस तरीके के पूछे जाएंगे आगे पीछे करके। तो ये आप मेरे साथ सीरीज़ में स्टार्ट कर रही हो इकोनॉमिक्स में, तो आप प्लीज़ इनको करके चलें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे सिविल सर्विसेज है, चाहे पीसीएस है, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड आपका यूजीसी नेट है, या आप कोई और इकोनॉमी से रिलेटेड आप एचटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या डीएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस। तो मैं 10 to 12 क्वेश्चंस के अराउंड आपको एक दिन में कराऊंगी। तो ये 10 मिनट्स के अराउंड की वीडियो होगी। आप इसको प्लीज़ डेली देखें और पॉसिबल हुआ तो मैं इनके हैंड रिटन नोट्स लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको इकोनॉमी सारी समझाऊंगी भी। तो प्लीज़ अभी आप तैयारी करें, आप एनसीईआरटी पढ़ें या फिर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ें इकोनॉमी की, साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं एक टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन कराने वाली हूँ समझा कर आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू, यानी कि अगर एक वस्तु की डिमांड के बारे में बात करेंगे तो डिमांड क्या होती है, किसको कहते हैं डिमांड। और ये सीडीएस में पूछा गया है। अब आप ये मत कहें कि मैंने यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं सीडीएस के क्वेश्चन क्यों करूँ। देखिए, सब टॉपिक वही हैं, सब बुक भी वही हैं, लेकिन बस क्या अंतर होता है थोड़ा सा क्वेश्चंस को आगे पीछे करके पूछने का। सब क्वेश्चंस वही होते हैं, बस आप तैयारी करें, प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो वो आप निकाल लेंगे। तो ये देखिए, क्या होती है डिमांड। क्या सिर्फ एक डिज़ायर ही होती है कमोडिटी की, कि कमोडिटी की हमें इच्छा है किसी भी सामान को खरीदने की, या किसी भी कमोडिटी की नीड है, हमें ज़रूरत है, क्या वो डिमांड होती है, या उस कमोडिटी की जितनी क्वांटिटी की हमें ज़रूरत है वो डिमांड होती है। ऐसा नहीं होता। देखिए, सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों से डिमांड नहीं आपकी डिफाइन होती। डिमांड क्या होती है? क्वांटिटी डिमांडेड एट सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी एक समय पर ऐसी क्वांटिटी डिमांडेड जो एक सर्टेन प्राइस पर होती है, यानी कि जिसके निश्चित प्राइस होते हैं, एक टाइम पर आप उसे ले रहे हैं, जितनी क्वांटिटी आप उसको खरीद रहे हैं उसको कहते हैं डिमांड। ठीक है, तो ये डिमांड के लिए आप एक बार बॉक्स रोकें, पॉज करें और पढ़ें। देखिए, यहीं पर आपके सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे जैसे ही आप इनको करेंगे। इसके बाद देखेंगे, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज़ वन दैट स्लोप्स। एक एक्सेप्शनल डिमांड कर्व क्या होती है, जिसका स्लोप क्या होता है। एक स्लोप होता है एक्सेप्शनल डिमांड कर्व में, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इसके लिए इसका जो स्लोप होता है ना, ये अपवर्ड टू राइट होता है। क्या होता है? अपवर्ड टू राइट, यानी कि ऊपर, अपवर्ड ऊपर को जाते हुए ये किसकी तरफ जाता है? ये आपका राइट वर्ड की तरफ जाता है। क्या? एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, यानी कि ज़्यादा डिमांड यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। और इसमें क्या था? ये डी। इसके बाद है 23 क्वेश्चन, दैट इज राइज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी मीन्स, कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होता है। देखिए, अगर कभी भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी जो करेंसी की वैल्यू है ना, उसमें फॉल आ जाता है। करेंसी की वैल्यू में ही फॉल आएगा भाई। जहां आप किसी सामान को 100 रुपये में खरीद रहे हैं वहाँ 120 रुपये में खरीदेंगे, यानी कि प्राइस तो बढ़ गया आपको, यानी कि कमोडिटी की वैल्यू तो बढ़ गई लेकिन करेंसी की तो कम हो गई ना। करेंसी आपको जहाँ 100 देते थे अब 120 देनी पड़ रही है। तो ये है आपका नंबर बी, दैट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ओनली। और इसके बाद है, देखिए नंबर 24, ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। एक क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर, कौन सी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी? जहाँ ना तो कोई एक्सपोर्ट होता ना ही कोई इंपोर्ट होता। ठीक है, कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ कोई भी दिक्कत आती है कैसी भी तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं वो करते, तो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। और भारत की कैसी है? भारत की ओपन इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। इसके बाद है, डिस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू, कि एक हाई सेविंग इकोनॉमी होने के बावजूद जो कैपिटल फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो देख सकते हैं आप आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2017 का, कुछ तो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज ये डालेंगे ना। चलो, पर कोई बात नहीं, जितना हमें समझ आ रहा है हम उतना समझ लेते हैं। कि अगर कोई भी हाई सेविंग इकोनॉमी है, यानी कि ज़्यादा बच रहा है उसमें पैसा, हाई सेविंग करती है, तो उसमें जो कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू, कि कैपिटल फॉर्मेशन में फिर भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं आता आउटपुट में। क्यों?
क्योंकि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है, और जो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है ना, वो क्या मेज़र करता है, वो मेज़र करता है कैपिटल फॉर्मेशन में जो परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है जीडीपी में उसको। तो आप इसको समझ लीजिए प्लीज़। वैसे जो हो सकता है मैंने इसको बस आपके लिए किया है यहाँ पर डिस्क्राइब। तो आप देखिएगा, आगे चल लें। सर्ज प्राइसिंग टेक्स प्लेस व्हेन ए सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्ज प्राइसिंग होती है वो तब होती है जब कोई भी सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, एक प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देता है जैसे इसकी डिमांड सप्लाई बढ़ती है। भाई सर्ज प्राइसिंग होती है, जैसे कोई भी सामान है, आप चाय पत्ती खरीद रहे हैं, लेकिन जैसे ही चाय पत्ती की डिमांड बढ़ेगी ना, तो एक जो सप्लायर होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो सीधे क्या करेगा, उसके प्राइस बढ़ा देगा सीधे सीधे। तो उसको कहते हैं हम सर्ज प्राइसिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, सर्ज प्राइसिंग। इसके बाद देखेंगे हम 27 क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशंस इन द लॉ ऑफ डिमांड। इनमें से कौन सा लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशंस नहीं है। तो देखेंगे नंबर सी इज कंज्यूमर्स आर अफेक्टेड बाय डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कि जो कंज्यूमर हैं वो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट से अफेक्ट हो जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, मैं बताती हूँ क्या होता है। एजम्पशन का मतलब है कि जो कंज्यूमर्स हैं ना वो अफेक्ट नहीं हो सकते। किससे अफेक्ट नहीं हो सकते, अगर कोई भी चेंज होता है, तो चाहे इनकम में चेंज आए, चाहे टेस्ट में चेंज आए, तो वहाँ पर डिमांड का जो लॉ है वो लागू नहीं होता। डिमांड का लॉ तभी लागू होता है जब चेंज आना हो, जब चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर चेंज आ जाता है तो वहाँ पर डिमांड ऑफ लॉ लागू नहीं होता। जैसे अगर टेस्ट में ही चेंज आ गया तो डिमांड फिर डिमांड पे क्या बढ़ना घटना, टेस्ट में चेंज ना के सीधे सीधे आप लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, तभी तो उसके प्राइस लेवल में चेंज आएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल एंड एवरेज यूटिलिटी आर इक्वल टू ईच अदर। देखिए जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ज़ीरो होती है, ये इक्वल नहीं होती एवरेज यूटिलिटी के। इसका मतलब क्या है कि टोटल यूटिलिटी, मानो आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ, काफ़ी चीज़ें आपने खा ली, आपको प्यास लगी, आपने पानी पीते गए, आपकी टोटल यूटिलिटी पूरी हो गई, तो वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी, यानी कि आपको अब कौन नहीं चाहिए, वहाँ पर आपको मार्जिनल यूटिलिटी फील ही नहीं होती, तो यहाँ वो एवरेज यूटिलिटी के बराबर नहीं होती बल्कि जीरो हो जाती है। ठीक है, मार्जिनल जब भी आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्स होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी यहाँ पर जीरो हो जाती है। अगर आपने थोड़ा भी इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है ना 11th में, 12th में या ग्रेजुएशन में, तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ मेरे ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक बार आपको रिवीजन पर्पस से कराने के लिए हैं कि आप एक बार इनका रिवीजन कर लें और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं आप एक बार उन्हें देख लें। देखिए व्हेन सम गुड्स और प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर कम्प्लीटली फिक्स्ड, कि जब कुछ गुड्स या कुछ प्रोडक्टिव फैक्टर्स कम्प्लीटली फिक्स होते हैं अमाउंट में, प्राइस में, सप्लाई कर्व में, तो जो सप्लाई कर्व होता है वो कैसा होता है, तो वो क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, वो डाउनवर्ड नहीं होता, ना वर्टिकल ना अपवर्ड, वो हॉरिजॉन्टल होता है जब सबके गुड्स कम्प्लीटली फिक्स हैं, फिक्स गुड्स हैं एकदम, कुछ भी चेंज नहीं है किसी में भी, तो ये क्या होते हैं, ये आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं। इसके बाद 30 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी देखिए IAS प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। The weightage of food in consumer price index is higher than that in wholesale price index। इसमें बोल रहे हैं जो CPI होता है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों ही आती हैं, गुड्स और सर्विसेज आती हैं, जो रिटेल सेक्टर के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं उनका जो वेटेज है वो हमेशा हाई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स से। इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स आते हैं। ठीक है, मुझे आप बताइएगा इन दोनों को कौन करता है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कौन जारी करता है और होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन मापता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये हायर होता है, बिल्कुल जो वेटेज होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वो हमेशा WPI से हायर होती है। WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विसेज, बिल्कुल अभी हमने बात करी है WPI में सिर्फ गुड्स होते हैं, सर्विसेज नहीं होती, तो WPI सर्विसेज के प्राइस को कैप्चर नहीं करता। आपने कोई सर्विस दी है तो कहीं भी बाहर या अपने देश में तो नहीं करता, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अब इसमें है रिजर्व ऑफ इंडिया ने WPI को अपना
क्या इन्फ्लेशन का एज ए मेज़र यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया है? देखिए बिल्कुल भी नहीं है। सीपीआई को किया है यहाँ पे, डब्ल्यूपीआई को नहीं किया, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज दोनों को ही मेज़र करेगा ना आरबीआई अगर हो रहे हैं तो यहाँ पर 21 से 30 तक मैंने आपको ये क्वेश्चंस करा दिए हैं, 10 क्वेश्चन। आगे मैं इसी तरीके की सीरीज़ लाती रहूँगी आपके लिए डे बाई डे, तो आप प्लीज़ इन्हें मेरे साथ करते चलिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको थोड़ा भी फ़ायदा पहुँच रहा हो, अगर आप डेली चाहते हो ऐसी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।